नमस्कार। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हम चित्रों सहित पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आप जो पढ़ेंगे वो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती ही है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को जरूर देखें। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आपके सामने जो है वो है रेशम की उत्पादन या रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं। सबसे पहले है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन। अब रेशम कीट की पालन की विशेषताएं क्या हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले रेशम के कीटों को पालने की विधि ही सेरीकल्चर कहलाती है और इस उद्योग की विशेषताएं हैं। यह कृषि आधारित कुटीर उद्योग है। यह कृषि आधारित कुटीर उद्योग है और इसका कलर चेंज कर लेते हैं जी। ओके, ये कृषि आधारित कुटीर उद्योग है। यह कम लागत में इस उद्योग में जल्दी उत्पादन शुरू किया जा सकता है। कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ साथ इस उद्योग को हम अपना सकते हैं और स्वावलंबन भारत का जो सपना है उसे साकार करने में ये अपनी भूमिका निभा सकता है। श्रम जनित होने के कारण इस उद्योग में विभिन्न स्तरों पर रोजगार सृजन की संपूर्ण भरपूर संभावनाएं निहित हैं। आप देख सकते हैं कि जो घर में महिलाएं होती हैं वो खाली समय में इसका सदुपयोग कर सकती हैं और इससे इस उद्योग को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इससे नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर इस प्रकार से आप देखिए, इससे जो आपको गोल गोल अंडे टाइप के दिखाई दे रहे हैं ये इसे बोलते हैं कोकून, जो कि एक रेशम का ये कीट है। इस कीट के द्वारा ही इसको कोकून को निर्मित किया जाता है। इससे बहुत हल्के हल्के तंतु निकलते हैं। ये जो कीट है ये पत्ती होती है, शहतूत की पत्तियां इसे कहते हैं। ये शहतूत की पत्तियों पर रहता है और शहतूत के पत्ती पर रहने के कारण यह शहतूत को ही खाता है और शहतूत से ही अपना जीवन यापन करता है। देखिए, शहतूत रेशम के भी कई सारे प्रकार हैं। पहला प्रकार मैं बता दे रहा हूँ, शहतूत। शहतूत रेशम दुनिया भर में सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम है। यह दुनिया की आपूर्ति का लगभग 90% हिस्सा है। दुनिया भर में उत्पादित रेशम का थोक शहतूत की किस्म में यह आता है। अच्छा, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रेशम के आप कई सारे प्रकार के जो मुलायम और चमकदार कपड़े देखते हैं वो ज़्यादातर रेशम के ही कपड़े होते हैं। रेशम के कीड़े पूरी तरह से पालतू हैं और इन्हें पाले भी जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोकून कोकून जो होता है ये गोल आपको बन दिखाई दे रहा था कि गोल टाइप का था, अंडे टाइप का। और कोकून ये रेशम के प्रकार हैं। देखिए आप, ये रेशम के प्रकार हैं। रेशम के वस्त्र आप देख रहे हैं, इस टाइप में एक वस्त्र है रेशम के, सिल्क जिसे बोलते हैं आप। अगला देख लेते हैं इसका जीवन चक्र कैसे होता है कोकून का। सबसे पहले देखिए, एक आप स्टार्टिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका उत्पादन चल रहा है किस टाइप में चल रहा है। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। एक जो एडल्ट होता है, एडल्ट जो होता है, द प्यूमा चेंज इनटू अ मॉथ। जो प्यूमा होता है वो मॉथ यानी उस कीड़े में चेंज हो जाता है। द मॉथ कम्स आउट ऑफ द कोकोप, ये इससे बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये इस टाइप का बन जाता है, इसके पंख निकल आते हैं। द एडल्ट माउथ मेट विथ ईच अदर। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जब ये एडल्ट माउथ हो जाता है तो ये बहुत सारे अंडों को देता है। करीब करीब एक बार में 70 से 80 अंडे ये दे सकता है। उसके बाद ये अंडा जो फर्टिलाइज होता है ये उसी शहतूत की पत्ती पर ही फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद देखिए इस टाइप में कुछ ये लार्वा बनता है। ये धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है। ग्रोथ इस पत्ते पर होती है और इस पत्ते पर इसलिए होती है ताकि इस पत्ते को खाकर ये अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके बाद ये अपने शरीर से कुछ सेलुलोज का श्रावण करता है, स्रावित करता है, निकालता है बाहर, जिससे छोटे छोटे धागे टाइप के बन जाते हैं। और धागे टाइप के बनने के कारण ये इस टाइप में एट टाइप में इस प्रकार से ये धागे टाइप को इस प्रकार से ये बुनता है, एट अंग्रेजी की एट आकार का। और इस प्रकार से कोकून निर्मित हो जाता है और इस कोकून के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कोकून को हम
उससे गर्म पानी में करके उसको उबाल करके इससे सिल्क निकाला जाता है। इसके बाद अगली किस्म की अगला किस्म है जो सिल्क का, वो है तसर सिल्क, कहीं टसर भी बोला जाता है, टसर या टसर या फिर तसल, एक ही चीज़ है। तसर रेशम एक प्रकार का जंगली रेशम है जो शहतूत के कीड़े के अलावा कैटरपिलर द्वारा भी बनाया जाता है। रेशम शहतूत रेशम से एक अलग गुणवत्ता वाला है, इसका थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, वो अभी पहले रेशम बताया था उससे थोड़ा सा ये चेंज है। और जापानी जो तसर होता है, जापानी तसर ये हरे धागे के रूप में होता है और ज़्यादातर तसर में रंग इस टाइप में होता है, जो तांबे का कलर होता है इस टाइप में होता है। और ये दूसरा प्रकार था, देखिए ये इस टाइप में इसे कोकून से ये कोकून के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है इस कीट की, और ये कोकून है, ये कोकून को तोड़कर काट करके फिर इसके कीड़ों को बाहर निकाल कर फिर इसे उबाला जाता है और फिर इससे आप अपनी मनचाहे पसंद के कपड़े निर्मित कर सकते हैं। अगला आता है मलबरी सिल्क या मशल सिल्क। ये आपको बता दें, इसे अक्सर समुद्री रेशम भी कहते हैं क्योंकि यह समुद्र में पाए जाने मसल्स द्वारा निर्मित, यह समुद्र में पाए जाने वाले मसल्स द्वारा निर्मित होता है और ये ब्राउन फिलामेंट का बना होता है। इसके बाद मैं बता दूं कि फिलामेंट जो होता है, इस फिलामेंट को मछली के रेशम के रूप में भी इसे दिखाया जाता है और यह रेशम का सबसे महंगे प्रकारों में से एक है। हालांकि रेशम का निर्माण प्राचीन ग्रीक के बाद 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। आपकी जानकारी के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, ये इस टाइप में आपके अलग अलग प्रकार हैं, कोकून और इससे मिलने वाला धागा। देखिए इस टाइप का कोकून जो होता है उससे हमें मलबरी सिल्क मिलता है, इसे मलबरी होता है। ये प्रकार हैं कोकून अर्थात रेशम के, पहला प्रकार मलबरी, दूसरा प्रकार टसर। टसर देखिए इस टाइप में होता है, टसर, इसे टसर बोलते हैं, ठीक है ना, ये टसर है। अगला देखते हैं एरी। एरी इस टाइप में होता है और ये हो मूंगा। तो इसके देखिए आप 4 प्रकार ध्यान से कर लीजिए, मलबरी, टसर, एरी और मूंगा, ये 4 प्रकार हैं आपके रेशम के, ये 4 प्रकार आपके रेशम के, मलबरी, टसर, एरी और मूंगा, ये विशेष तौर से 4 प्रकार में पाए जाते हैं। इस प्रकार से देखिए ये हैं आपके लिए, मैं चित्रों से इसलिए लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए, कोई चीज़ दिमाग में बस जाए। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये कोकून है, कोकून के आसपास आप इस टाइप में ये देख रहे हैं कि जाला जैसा बन रहा है ये कीट। तो ये जाला जैसे जो कीट है, जो जाला जैसा बन रहा है, इसी से हमको अब रेशम प्राप्त होता है। आशा उम्मीद करते हैं आपको रेशम की ये प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कायन सिल्क। कायन सिल्क देखते हैं, कायन सिल्क क्या होता है। ये कायन सिल्क जो इटली, ग्रीक और तुर्की को के भूमध्य भागों में इसे पाया जाता है। विशेष प्रजाति के पेड़ों जैसे कि पाइन्स, ओक और जूनिपर, स्पेन सफ़ेद कोकून पर ये रहता है। और इसके बारे में आपको बता दूं, यह इससे रेशमी कपड़े तो बनाए ही जाते हैं और इसे रोम के कुछ संभ्रांत लोगों के द्वारा इसे पहना जाता था और इसका यूज किया जाता था। इसे मजबूत टिकाऊ कपड़े उत्पादन बनाने के लिए जाना जाता है, इसे अन्य कपड़ों के साथ भी इसे मिलाया जाता है। देखिए ये सेरीकल्चर इस टाइप में होता है। कोकून के देखिए इस प्रकार से ये काफ़ी सारे कोकून रखे हुए हैं, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो आपको आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी कि जो अपना रेशम कीट पालन है इसे हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टाइप में बनता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि तो आपको सही पर टिक करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सही पर टिक ही करेंगे क्योंकि सेरीकल्चर आपको समझ आ चुका है। सेरीकल्चर मीन्स, यस बताइए, सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट भी करें। एरी सिल्क, एरी सिल्क जिसे अरंडी रेशम के रूप में भी जाना जाता है, यह मलाईदार सफ़ेद रंग का रेशम है और यह रेशम कीट की 2 घरेलू प्रजातियों से बनता है। एरी रेशम एक शांति रेशम या कह सकते हैं क्योंकि यह शहतूत और कोशर रेशम के विपरीत कृमि को नष्ट किए बिना, यानी कीड़ों को नष्ट किए बिना इसे बनाया जाता है। कोकून से इसे निकाला जाता है और रेशम में ऊन या कपास की एक मैट जैसी उपस्थित होती है, इसको हम अलग करके इसे बनाते हैं। एरी रेशम टिकाऊ है और कपड़े को मुलायम
बनाता है। इसके पर्दे के लिए है, पर्दे जो अपने कार्टन होते हैं दरवाज़ों पर लगाने वाले पर्दे वगैरह, इस टाइप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं मोरस एल्वा। देखिए जो शहतूत की जो पत्ती होती है जिस पर ये कीट पलता है, देखिए आपके कई सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से अर्थात सेरिकल्चर से कई सारे क्वेश्चंस एक बार में ही ये आपके सामने क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो जाएंगे। मोरस एल्वा इसका वैज्ञानिक नाम है इस पत्ती का जिस पर ये शहतूत का पत्ता होता है, जिस पर कि ये रेशम का कीट पलता है, उस पत्ती का नाम मोरस एल्वा है। इसे हिंदी में या इसका वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अब है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम सुनहरे पीले रंग का होता है और यह सुनहरे भूरे रंग का भी कहीं कर मिलता है, पीले या भूरे एक सेम जैसा ही होता है। यह खासकर शाही परिवारों में इसे पहना जाता था। ठीक है ना। इसके साड़ियाँ बनाई जाती थीं और मूंगा रेशम कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि यह कभी कभी व्यंजन को सीमित कर देता है, इसलिए। वैसे ये ठीक है, अच्छा है। इस टाइप में सिल्क होता है। देखिए आप सिल्क का कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है, ये सिल्क था। अगला देख लेते हैं अनापे रेशम। ये रेशम के ही प्रकार हैं। अनापे रेशम, अनाफ रेशम उत्पादन आमतौर पर दक्षिण और मध्य अफ्रीका में देशों में होता है। क्वेश्चन आ जाए कि अनापे रेशम कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे दक्षिण और मध्य अफ्रीका देशों में। ये है एक पतली घिरी हुई परत के टाइप में स्पिन करता हुआ ये इस टाइप में मिलता है अपन को। और स्पिन यानी घुमावदार रेशम। रेशम का उपयोग मखमली, हल्के सीट कवर और आलीशान चीज़ें बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। स्पाइडर मिल, अब देखते हैं स्पाइडर। स्पाइडर सिल्क क्या होता है, मकड़ी रेशम। यह गेयर कीट रेशम, यह गेयर कीट रेशम किस्म है जो बनावट में नरम होती है। यह मकड़ियों के उत्पादन के लिए उत्पादन से बनाई जाती है। ठीक, यह है आपका। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। मधुपालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर की विशेषता देख लीजिए। एपीकल्चर की विशेषता क्या है, एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन ही हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों से आप जानते ही हैं इसे शहद प्राप्त होती है और इनके छत्तों में यह शहद जमा करती है अपने छत्तों में। जंगल से हम मधु यानी शहद को एकत्रित करने की जो परंपरा है काफ़ी लंबे समय से रही है, लेकिन यह परंपरा विलुप्त हो रही है और बाजार में बढ़ती हुई शहद की मांग के कारण इसने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है और यह एक आकर्षक और लाभदायक उद्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसे मधुमक्खी पालन कहते हैं और इसे कुटीर उद्योग के रूप में अपनाया भी जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका पिसीकल्चर, यानी मत्स्य पालन या मछली पालन को हम पिसीकल्चर कहते हैं। मछली उत्पादन को या मछली पालन को हम पिसीकल्चर कहते हैं और इस टाइप में मछली को पाला जाता है। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स फूलों की खेती, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती जो होती है यह काफ़ी अच्छी और लाभदायक इसका व्यवसाय के रूप में है अपना रूप धारण कर चुकी है। और ये फ्लोरिकल्चर डेकोरेशन के लिए और कई सारे ऑयल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सेंट को बनाने के लिए या परफ्यूम बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अंगूर की खेती, अंगूरों की खेती का आप समझ सकते हैं। अंगूरों की खेती को हम जानते हैं विटीकल्चर के नाम से। अंगूरों की जो खेती होती है इसे हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। और अंगूर भी कई प्रकार के आते हैं, काले अंगूर होते हैं, हरे अंगूर होते हैं और अभी आप देख सकते हैं इस टाइप में ये अंगूरों की खेती। ये अंगूरों की खेती को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूरों की खेती है इसे हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूरों की बेल होती है यानी लताएं होती हैं ये। इसके बाद देखते हैं, ये आप देख रहे हो केंचुए। केंचुए की जो अपन पालन करते हैं, केंचुए के पालन को हम बोलते हैं बर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, बर्मी कल्चर। ये किसानों का मित्र है क्योंकि यह जो बर्मी कल्चर है ये किसानों का मित्र कहलाता है केंचुआ, क्योंकि यह भूमि को उपजाऊ और उर्वर बनाता है। वर्म फॉर्मिंग एज एन इनएक्सपेंसिव एंड ग्रीन वे टू गेट क्वालिटी कंपोजिट, ये बर्मी कल्चर। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फलों की खेती। फलों की खेती को हम बोलते हैं पोमोकल्चर। फलों की खेती बोलते हैं पोमोकल्चर। फलों की खेती को बोलते हैं पोमोकल्चर, पोमोकल्चर, पोमोकल्चर,
पोमोकल्चर मीन्स फलों की खेती। फलों की खेती को बोलेंगे पोमोकल्चर। इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है, इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है। पोमोकल्चर, ये फलों का उत्पादन, इसे पोमोकल्चर बोलेंगे। अगला आता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मीन्स होता है सब्जियों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर मीन्स सब्जियों का उत्पादन, इसे हम ओलेरीकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती। ओलेरीकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग dealing with the culture of non-woody plants for food. Olericulture is the production of plants for use of the edible parts. Means ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जियों की खेती है, शाकीय खेती है, इसे हम ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बागवानी, इसे हम हार्टिकल्चर के नाम से भी जान जाते हैं। बागवानी, अगला देखते हैं। बागवानी के बाद है एरोपोटिक। एरोपोटिक का मीन्स होता है हवा में खेती, हवा में पौधों को उगाना ही एरोपोटिक कहलाता है। देखिए आप इस प्रकार से देखिए, ये हवा में तैरते हुए, इसको ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हवा में ही इनको उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से ये कम जगह में अधिक उपज देने की समर्थ रखता है, इसलिए इसका प्रचलन अब काफ़ी बढ़ गया है और कई सारे लोग इसको सीख भी रहे हैं। ये नई कृषि का एक नया रूप है, इसे एरोपोटिक कहते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। यह मृदा रहित कृषि भी इसे कहते हैं, मृदा रहित कृषि भी इसको कहते हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश है, फिर अब मैंने हिंदी में बता ही दिया, फिर भी और समझ लीजिए। हाइड्रोपोनिक्स इज द टाइप ऑफ हाइड्रिकल्चर एंड अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर विच इज़ अ मेथड ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स एज वेल क्रॉप विदाउट सॉइल बाय यूजिंग मटेरियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन एन एक्वेट सॉल्वेंट्स अर्थात यह पानी में उगाई जाने वाली कृषि है। देखिए इस टाइप में पानी में उगाया जा रहा है। इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है किस चीज़ की, इसको बिल्कुल भी मृदा की ज़रूरत नहीं होती है। आशा उम्मीद करते हैं आज विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। और चैनल को लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले। ये है विटीकल्चर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अंगूरों की खेती है। आज के लिए ये देखिए फूलों की कृषि, इसे क्या कहते हैं, फूलों की कृषि। आपके लिए बताइए क्वेश्चन क्या है, फूलों की कृषि। फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।